ऑफिशियल्स हैं और मिनिस्टर जो हैं, सर ने जब यूट्यूब शुरुआत की होगी, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो एक सब्सक्राइबर से करते हैं, हो सकता है पहले सब्सक्राइबर हम ही हो। सर ने एक सब्सक्राइबर से 6.5 लाख सब्सक्राइबर से सर के यूट्यूब से। मतलब हम ये कह सकते हैं सर जो बातें कहते हैं या जो भी ये सुनते हैं या जो भी वो सुनाते हैं वो 6.5 लाखों तक पहुंचता है जो इनको फॉलो करते हैं। और जब आप सर के वीडियोस देखेंगे तो आपको केवल अवेयरनेस ही नहीं मिलेगी समाज के बारे में, चीज़ों के बारे में, आपको ये भी समझ में आएगा कि सर कितने इंटरटेनिंग फनी मूड्स में आपको अवेयर कर देते हैं। तो आज सर से हम सवाल जरूर पूछेंगे उनके जीवन के बारे में कि वो कैसे ये सफल कारवां आगे चला रहे हैं और ये शुरुआत कैसे हुई। और ये जो इंटरेक्शन है वो आप लोगों के लिए भी खुलेगा, क्योंकि आप लोग अगर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं या आप अच्छा लिखते हैं, गाते हैं और आपको चाहिए कि आपकी जो पब्लिसिटी है या आप तक जो रीच है वो बढ़ जाए, लोगों तक पहुंचे, तो वो आज सर शेयर करेंगे 6.5 लाख का वो सब्सक्राइबर वाला टैलेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई इंडिविजुअली सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहें, हमारे इंटरेक्शन के दौरान भी आप हाथ खड़े कर सकते हैं, बाकी हम तो आपके तक आएंगे। तो सर आपसे शुरुआत कर दो, और मेरा सवाल पहला सबसे यही है आपसे कि ये YouTube वाला आइडिया किसने दिया आपको और कब डिसाइड किया कि आप सब कुछ छोड़ के मैं YouTube पे अपनी बातें रखूँगा और लोगों तक अवेयर करूँगा। अभी प्रेरणा के इस कार्यक्रम में सभी के लिए मंगल कामना, साधुवाद। सभी को बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में समय निकालकर आप प्रतिभाग कर रहे हैं, कुछ सीखने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। माँ के गर्भ से सीखकर कोई नहीं आता, सीखने का स्थान तो यही होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पहले बाल श्रीमती जी कलर करती थी, अब मैंने कहा छोड़ दो, जैसा है वैसा है। तो अब इसको तो बदला नहीं जा सकता और कलर करके उम्र को छुपाया नहीं जा सकता, तो जो है उस वैसे ही रहना है और उसी माहौल में रहना है। तो बताते चले, इसमें तो सभी को हम बच्चे कह सकते हैं, किशोर जी से लेकर के और जो लोग भी हैं। जहाँ तक YouTube पर आइडिया का सवाल है, हमारी टाइपिंग अच्छी थी, हम टंकड़ वाले पर टाइप करते थे और रोज एक अच्छा काम करते थे। प्रतिदिन सड़कों में गड्ढा हो तो सड़कों में नहाना, सड़कों के गड्ढे के पानी में कपड़े साफ करना, कभी उसमें भैंस लेकर के नहला देना। वाराणसी में भी कई बार ऐसे किया गया है, लोग नहीं सुने तो उस गड्ढे में स्नान करना, कपड़े धुल लेना, कहीं मछली मारने का काम करना, जैसे जाल ले लेना। अब उस गड्ढे में मछली तो है नहीं, लेकिन यह बताना कि तुम्हारी सड़कें अब चलने लायक नहीं है, इसमें जल भराव है, कदापि लोग जा नहीं सकते और चोटिल हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा, शर्मिंदित होंगे। तो एक गुड वर्क, एक अच्छा काम रोज करता था। उसको कैमरे से फोटो लेता था, मोबाइल का समय वह नहीं था, उसको डालता था कंप्यूटर के माध्यम से। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मोबाइल आया और कुछ बच्चों ने बना दिया कि सर ऐसे YouTube पर भी आप वीडियो डालिए, ये अच्छा रहेगा। तो मैं फेसबुक पर डालता था कोई पोस्ट, तो वह 25-50-100 से शुरू होता था, 1000, 2000, 10,000 तक जाता था। इसमें 10-5 लोग देखते थे। बहरहाल धीरे धीरे आदत पड़ गई और आज ठीक है, अच्छा है। 166-67 देश के लोग देखते हैं और लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोग रोज देखते हैं, तो बेहतर है और कुछ अर्निंग भी हो रही है। आगे आप सवाल करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं बताऊंगा। अच्छा, आपने ये बोला कि एक अच्छा काम हर दिन करते थे, वो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और आपने आंदोलन बहुत साल तक किया है, बहुत वो स्ट्रगल रहा है, लोगों के खिलाफ खड़े होना, लोगों से लड़ना, सरकारों के खिलाफ बातें करना, कभी डर नहीं लगा आपको? देखिए, जहाँ तक अच्छे काम का सवाल है, इसमें तो वह जीवन किसी ने नहीं जिया होगा। पहले प्राथमिक विद्यालयों में टीका लगाने वाले आते थे, टीकाकरण तब भी था, टीकाकरण आज भी है और टीकाकरण आगे भी रहेगा। अभी समय टीका प्रचलन में है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को लग रहा है, आने वाले दिनों में आपको भी लगेगा, थोपा नहीं जाएगा, आप लगवाएं अथवा न लगवाएं कोविड-19 का। तो टीकाकरण जब पहले होता था तो बड़ा दर्द करता था। ऐसे यहाँ अभी आप देखेंगे, अपने पिताजी को देखेंगे, दादाजी को देखेंगे, तो यहाँ ऐसे निशान बना होगा। तो उस टीकाकरण में लड़के भागते थे, लगता था कि यह यमदूत आ गया है और सीधे यमलोक ले जाएगा। बच्चे भागते थे। हमारे पिताजी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे,
उन्होंने कहा सबसे पहले जाना है, सबसे पहले जाकर के हाथ ऐसे कर देना है और लगवाना है, बहादुर बच्चे बनकर के रहना है। तो वह चीजें मेरे जेहन में तब से हैं। फिर रक्तदान का जीवन आया तो रक्तदान भी लगभग 51 बार रक्तदान हमने किया, मित्रों ने किया, ऐसे देहदान भी। तो माताजी पिताजी का विशेष योगदान रहा। जैसे हमारे घर सभी का देहदान है, माताजी का जब उनका देहावसान हुआ तो हम लोगों ने उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा दिया था। यानी मेडिकल के बच्चे माताजी के पार्थिव शरीर से सीखेंगे, काट पीट करके, यहाँ चीरा लगाएंगे, यहाँ चीरा लगाएंगे, हड्डियों से सीखेंगे, मस्तिष्क से सीखेंगे, लीवर से सीखेंगे और सीख करके सुयोग्य डॉक्टर बनेंगे। यदि बच्चे पार्थिव शरीर नहीं पाएंगे तो वह अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो ये पारिवारिक चीजें थी, हमारे जेहन में था और माता पिता से यह चीजें हमें प्राप्त हुई। ये मेरा सवाल है कि वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप इतनी अच्छा काम करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, और वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ से लाते थे? मैंने बताया ना, इसी में वो उत्तर छुपा है। पिताजी ने कहा बेटा सबसे पहले जाना है, सबसे पहले इंजेक्शन लगवाना है, अच्छा काम करना है, अच्छे नागरिक बनना है। और चलिए और डीप में जाते हैं। हम लोग जब भोज भात खाने जाते थे, आप भी वह जीवन जिए होंगे, पहले हम लोग ऐसे चटाई पर बैठते थे, जमीन पर भी बैठ जाते थे। और बताएं, घर से गिलास लेकर के जाते थे, लोटा लेकर के जाते थे, क्योंकि कुल्हड़ और उनके ऊपर भार न पड़े। बाद में प्लास्टिक और थर्माकोल की गिलासों का प्रचलन आया तो हम लोग गिलास लेकर के जाते थे, उसी में पानी पीते थे और गिलास साथ में लेकर के आते थे। वह जीवन था, कितना बढ़िया था। जो खिला रहा है उसके ऊपर भी भार न पड़े। तो पिताजी बताते थे जब सभी लोग खाना शुरू कर देंगे तब आपको करना है। फिर अगर कुछ मांगना है तो हाथ बढ़ा के नहीं मांगना है, ऐसे धीरे सा बोलना है, तेज नहीं बोलना है। और सभी लोग खाना खा लें उसके बाद ही उठना है। यह लोक व्यवहार था। तो यह चीजें जेहन में आ गई थी। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं कि एक बार एक घड़ी मिल गई थी तो पिताजी ने कहा कि गांव में घूम करके बताओ कि एक सामान हमको नदी के किनारे मिला है, तो जिसका होगा वही बताएगा। ऐसे करके एक बार हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो रास्ते में थोड़ा पहलवानी का शौक था, रेसलिंग का था, दौड़, ये सब चीजें थी। तो रास्ते में एक परिचय पत्र था, हम लोग ऐसे उसको लात से पैर से मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उठा के देखा तो उसमें 108 रुपए था। 100 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक, 2 का एक और 1 का एक। उन दिनों नाग पंचमी आने वाली थी तो 60 रुपया किलो या 55 रुपया किलो का 1 किलो घी मिलता था। मैं बहुत खुश हुआ कि 2 किलो घी मिलेगा और तैयारी हुई। घर आया तो माताजी ने कहा कि किसका है। देखा गया, उस पर नाम भी था जयप्रकाश यादव, ग्राम हसनपुर, पोस्ट भीमापार, जनपद गाजीपुर, और BA दूसरे वर्ष का छात्र था। तो कहा गया कि आप पता करो और ले जाकर के उनको दे दो। पिताजी ने कहा सुबह चले जाना और डिग्री कॉलेज में उमाशंकर सिंह जी प्रिंसिपल हैं, उनसे बताना और ये दे करके आओ, इस पर तुम्हारा कौन सा अधिकार है। तो यह चीजें जेहन में हो गई थी। ऐसे मोटा मोटा आता गया। फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन, फिर तो दर्जनों रिश्वतखोर जेल गए, दौड़ा दौड़ा करके पकड़ा गया। थाने के दरोगा को भी पकड़ करके उसका बिल्ला नोच करके उसी हवालात में डाला गया। ऐसे तमाम अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अवसर मिला। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ हमने बहस किया। ऐसे मोटे मोटे। मेरा अगला सवाल है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ वो केस कौन सा था और आप क्यों उनके साथ उनके खिलाफ? देखिए, हम आपको बताएं, उन दिनों मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर थे। तो उन्होंने एक प्रचार किया था टीवी में, हर 5 मिनट पर जैसे बाबा आ जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, भूरे रंग का गेहूं का आटा और या, तो ऐसे अमिताभ आते थे। तो उनका यह प्रचार था, जुर्म देश में कहां कहां है, कौन ऊपर कौन नीचे है, एक केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो उन दिनों अपराध बहुत था। तो हम लोग देख रहे थे, हम उस समय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया था। हमने एक सादा पन्ना मंगाया और 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके अमिताभ का पता निकाला, जुहू वाला पता, और उस पर हमने एक पत्र भेजा कि अमिताभ बच्चन जी, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की अपेक्षाकृत अपराध कम है। अपराध से अभिप्राय आपका हत्या, लूट, राहजनी, छिनैती, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि, इसमें क्या क्या आपने लिया है। और जिस केंद्रीय रिपोर्ट का हवाला आप दे रहे हो उस केंद्रीय रिपोर्ट की कॉपी आप हमें दे दें। तो अमिताभ का जवाब क्यों आएगा?
सामान्य सा व्यक्ति लिख रहा है, कोई और भी उसके साथ नहीं जुड़ा है, हाथ से लिख करके भेज रहा है, तो नहीं आया। फिर हम गए राज्य सूचना आयोग में, फिर उनको नोटिस जारी हुई, फिर हाई कोर्ट, फिर उच्चतम न्यायालय में हमारे अधिवक्ता इसी प्रभाव में आ गए, उन लोगों के प्रभाव में। तो मुझे अपनी बहस अपने करनी पड़ी। मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन, आर.वी. रविंद्रन और एम.के. शर्मा की खंडपीठ में हमने अपना पक्ष रखा था। मैं कोई अधिवक्ता नहीं। इस बात से यह प्रेरणा मिलनी चाहिए अभिप्रेरणा के कार्यक्रम में जुटे हुए हमारे सम्मानित लोगों को, कि अपनी बहस आदमी अपने भी कर सकता है। और यह प्रेरणा हमने शहीद आजम भगत सिंह से लिया था। उन्होंने अपना पक्ष अपने रखा था न्यायालय में। अच्छा, ये नियम है हमारे संविधान का कि अगर आपके किसी भी पक्ष को कोई वकील मना कर दे, जितने भी वकील हैं वो मना कर दें कि हम आपका पक्ष नहीं रखेंगे, आपके वजह आपकी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो उस समय आपके पास अधिकार है कि आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं। वकील की डिग्री के बिना, मतलब बिना LLB की डिग्री के आप वहाँ पे वकालत कर सकते हैं। जैसे वकील वहाँ पे केस लड़ता है, वैसे आप खड़े हो सकते हैं, बाकायदा आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं और अपने बातें रख सकते हैं। सर वही बता रहे थे कि सर के समय में जब चीजें आई और वकीलों ने मना कर दिया, क्योंकि बड़े नाम जुड़े थे, चीफ मिनिस्टर भी जुड़े हैं और अमिताभ बच्चन जी जुड़े हैं, तो उनके खिलाफ कौन बातें करेगा और अपनी करियर किसको खराब करानी है। तो उस समय लोगों ने मना कर दिया और सर ने खुद अपने केस को लड़ा है। हाँ, आपके पास सवाल है, पूछिए। सर मेरा सवाल ये आपसे है कि आपका ऐसा टाइम आया होगा कि जब आप डिबेट कर रहे होंगे इन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, तो बंदे के पास एक ऐसा समय आता है कि वो अपना पेशेंस होता है ड्यूरिंग डिबेट एंड एक पॉइंट ऑफ एग्रेशन आता है, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल किया था? ऐसा कुछ आया तो नहीं, मेरा जीवन का पहला क्षण था। आप महसूस करें वो जो गुंबद दिखता है आपको टीवी में, या कभी आप सर्वोच्च न्यायालय गए होंगे, तो गुंबद के नीचे, ठीक नीचे कोर्ट नंबर 1 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं अपने सहयोगियों के साथ। कभी 2 जज होते हैं, कभी 3 जज होते हैं। तो हमारा जो केस लगा था 35 नंबर आइटम बोलते हैं उसको, तो 35 नंबर आइटम पर यह तीनों जज थे। तो पेशेंस मैंने नहीं खोया। वकील साहब हमारे कहते रहे बस पहुंच रहा हूं, और जब 40 मिनट रह गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ। तो मैं जान गया कि अब प्रभाव में आ गए हैं। और यह भी बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में ही बहस होती है। इधर के दिनों में अब प्रचलन शायद आ गया हो कुछ मामले, नहीं तो हाई कोर्ट में हिंदी में हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही बहस होगी। हमारी तैयारी थी नहीं। अब आप पूछेंगे आपने पक्ष कैसे रखा? जब वो वकील साहब गए, मेरी तैयारी है नहीं, मैं कैसे पेश हूं, यह एक बड़ा निर्णय था। मुझे कोई वकील मिलेगा भी नहीं, यदि मिलेगा भी तो उसके पास तैयारी नहीं है। तो मैं प्रस्तुत हुआ। हमने कहा श्रीमन अपरिहार्य कारणों से आज हमारे सम्मानित अधिवक्ता माननीय न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित होने से असमर्थ हैं, इसलिए मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान किया जाए। तो के.जी. बालाकृष्णन ने कहा व्हाट? तो आर.वी. रविंद्रन के भी समझ में नहीं आया, तो एम.के. शर्मा ने समझाया। बहरहाल हमने अपना पक्ष रखा और कहीं उसमें हमें हिचकिचाहट नहीं हुई। यद्यपि मेरे जीवन का यह बहुमूल्य क्षण था और यह भी मुझे हौसला मिला कि अपना पक्ष आदमी अपने रख सकता है, बशर्ते अपने केस में, दूसरे के केस में नहीं। और किसी के पास कोई सवाल है? सर अभी आपने कुछ दिन पहले अपनी बेटी की शादी की और बेटी की शादी में 3 अलग अलग फेरे अलग से लगाए गए। तो 3 फेरे कौन कौन से थे और क्यों करवाए? एक तो पहली बात की बेटी की शादी बिना दान दहेज के किया। आगे भी जो भी शादियां कर रहा है बिना दान नहीं दहेज के। दान शब्द तो जुड़ा है, सबने किया है। जनक जी ने भी अपनी सीता के लिए दिया था, सब देते हैं। हर बाप अपनी बेटी के लिए कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ द्रव्य ऐसे देता है। मैंने भी वो दिया था, मिट्टी के बर्तन भी दिया था बेटी को, कुछ पत्थर का भी दिया था कि चलो बेटा उससे करना है, मिक्सी से मिक्सी का भी प्रयोग करना है, लेकिन सील बट्टे का भी प्रयोग करना है। ऐसे 7 फेरे की जगह 9 फेरे लगे थे। 2 फेरे अतिरिक्त लगे थे, एक पर्यावरण संरक्षण का और अगला फेरा कन्या भ्रूण हत्या न करने का। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कई प्रदेशों में ऐसी भयावह स्थिति आ गई है कि लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कों की संख्या अधिक हो गई। बताने में यहाँ पता नहीं क्यों लड़के ही ज्यादा हैं। जहां भी जिस विद्यालय में जाता हूँ लड़कियां ज्यादा होती हैं। और अब
यह भी एक लड़कियों के लिए प्रसन्नता का विषय है और लड़कों के लिए चिंतनीय विषय है चिंता का कि अब गांव में तिलकहरू नहीं जा रहे हैं और शादियां नहीं हो रही हैं। लोग यहाँ का जो सबसे बड़ी बंगाल स्वीट हाउस का रसगुल्ला लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं कोई तिलकहरू आ जाए और लोग जा नहीं रहे हैं। यह भी है तो बच्चों ने फेरे लगाए और दहेज तो नहीं देना है, यह दुष्कर्म नहीं करना है और तो सामान सभी देते हैं, हम भी देंगे। यूट्यूब पे पहला वीडियो कौन सा था आपका और कौन सा ऐसा वीडियो है जिसने आपको पहचान ली? कौन सा वीडियो पहला आया तो मुझे स्मरण नहीं है, देख के बताना पड़ेगा और सही बात बोल देने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। पहचान के लिए अनेकानेक वीडियो हमारे ऐसे आए यूट्यूब पर जिसने पहचान दिलाया। विशेष रूप से मैं 2019 में जो कुंभ मेला लगा था तो वहां एक शाम का वक्त था, लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस तापमान था, किटकिटाते हुए लोग चल रहे थे, लोग कंबल ओढ़े थे और कपड़े पहने थे। वैसे में मैंने एक 7-8 वर्षीय 9 वर्षीय लड़के को देखा दौड़ते हुए जा रहा है। राख होता है शरीर पर, एक लंगोट केवल है और शरीर पर कुछ नहीं है, डमरू बजाते हुए ऐसे जा रहा है। तो मैंने देखा और उस बच्चे को मैंने रोका, पूछा कि क्यों आप नागा बन गए, तो उन्होंने बताना शुरू किया। एक वीडियो हमने बनाया और उनसे हमने अनुरोध किया कि आपका हम नाम लिखवा देते हैं, घर पहुंचा देते हैं, क्यों नागा हो गए आप? तो उन्होंने कहा कि बाबा गए थे और माँ से मांग करके इनको ले आए। तो हमने कहा कैसी माँ थी जिसने अपने जिगर के टुकड़े को बाबा को दे दिया और बाबा को दे दिया कि बाबा एक कपड़े भी नहीं पहनाएगा, स्कूल का मुंह भी नहीं देखने देगा। बच्चे के जीवन से जो खेल था, बच्चे का जो जीवन था, बच्चे के जीवन में जो आरटी है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसका भी हनन होगा और ऐसे में इसका बचपन छीन लिया। तो वहीं हमने बाबा को भी ललकारा और एसएसपी को हमने दिया। हमने कहा इस बाबा के ऊपर अपराध दर्ज कराइए और इस बच्चे को मुक्त कराइए, ऐसे नहीं हो सकता। और चैनल ने क्या किया था, और चैनल ने दिखाया ऐसे होता है, बाल नागा बनते हैं, यह है नागाओं का संस्कार, यह बाबा चल करके देश का नेतृत्व करेगा। हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, किसने अधिकार दिया इस बच्चे का जीवन छीनने का? तो वह वीडियो मुझे सुकून दिया था। मुझे उसके बाद नहीं पता कि उस बच्चे का क्या हुआ, लेकिन एक प्रयास हमने किया। तो वहां के अधिकारियों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हम सर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुंभ मेला के बाद हम कर पाएंगे। अब शासन सत्ता का डर रहा होगा क्योंकि कमजोर है लोग, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि यहाँ से मजबूत हो जाए क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी दिखती है। ऐसे कई वीडियो यहाँ बनारस में भी जो सरकारी गो आश्रय केंद्र है वहां जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे। हमारे सहयोगी जो वीडियो बना रहे हैं सोमनाथ यादव, सामाजिक कार्यकर्ता है, यह वीडियो बना रहे थे। हम लोग हाफ पैंट पहन करके और इतने कीचड़ में घुसे थे और उसमें शीशे भी धंस गए, घेर भी लिया लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने अपना काम किया। वैसे अनेक मामले हैं जहाँ ऐसे करके सुकून महसूस हुआ और उस वीडियो को 150 देशों के लोगों ने देखा। जब आपको लगा कि अब आपकी आवाज लोग सुनते हैं तो क्या जिम्मेदारी महसूस की आपने कि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल और समाज के मुद्दों को उठाना पड़ेगा? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी थी। एक संविधान में छोटा सा है, 2 पेज का, सभी लोग पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट, जिसका मैं उल्लेख भी करता हूँ, यानी नागरिक कर्तव्य। देश में जो भी रह रहा है उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है हम राष्ट्र के प्रति सचेत रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय मानक हैं, जो राष्ट्रीय पर्व है, जो तिरंगा झंडा है और जो हमारे महापुरुष हैं उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसके प्रति हम संपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, किस तरह से हमारे काम होंगे, तो पहले भी था, आज भी है, जिम्मेदारी पहले भी थी, आज भी है। कभी हमने उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और भैया कोई आसान नहीं है, जोर दे करके कह रहा हूं कि जो कुछ भी किया गया है किसी के प्रति कोई आसान नहीं है, या ड्यूटी है। कोई कहता है इस तरह आप गांधी जी जैसा काम कर रहे हैं, गांधी आप यहाँ के गांधी हैं, आप अन्ना हजारे हैं, तो मुझे शर्म लगती है क्योंकि कोई आसान नहीं कर रहे हैं, ये ड्यूटी है। खुद के लिए काम कर, हाँ खुद के लिए कर रहे हैं और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, कोई अच्छा गीत गाता है उसे कह दीजिए भैया अब 1 पैसा आपको नहीं मिलेगा और गीत गाइए चाहे मत गाइए, तो अपने खुशी के लिए गीत गा रहा है। आप दीजिए पैसा चाहे मत दीजिए, वह तो गुनगुनाएगा ही, वह गाएगा ही। अगर उसको नृत्य आता है तो जैसे ही ढोल मंजीरा बजेगा वह थिरकेगा ही, उसको रोकेगा क्यों? क्योंकि उसको उसका जीवन है उसके साथ।
किशोर तिवारी का जीवन है रोटी बैंक के साथ। अगर नहीं लोग देंगे, जो भी सहयोग करते हैं तो भी यह करेंगे, 5 ही रोटी बना करके खिलाएंगे, इसको कोई रोकेगा नहीं। और आयुष जो कर रहे हैं, सहयोग मिले या ना मिले, क्योंकि इनकी ड्यूटी है और इनको इस काम से खुशी मिलती है। जिस काम में खुशी मिले वह काम करना चाहिए। सर यूट्यूब पे कितना कमाते हैं और कितना मेहनत करते हैं उस समय की? देखिए, लोग छुपाते हैं, मैं सही बता दूंगा और सब जान भी जाएंगे। छुपाना क्या, आप अच्छा कर रहे हैं तो सब जानेंगे और बुरा कर रहे हैं तो छुपाएंगे तो भी सब जानेंगे। और इस काम से जो मैंने कहा है उससे इसे नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, हमारी शुरुआत हुई थी लगभग 8,000 रुपए से, 8,020 रुपए कुछ ऐसे ही मिले थे। तो होगा क्या, जब आप $100 कमा लेंगे तब आपको पहला पेमेंट आएगा। $100 से कम कमाएंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। कैसा बनेगा $100? तो $100 आने में हमको 1 साल में हमारे 1,000 सब्सक्राइबर हुए थे और वॉच टाइम हमने पूरा किया था। 1,000 हमारे सब्सक्राइबर 1 साल में हुए थे। दूसरे साल में 37,500 हुए थे। तीसरी साल में लगभग 2.5 लाख से अधिक हुए थे और अब 4 साल पूरा हो गया, 6,58,000 कुछ है, ऐसे ही। तो ऐसे ही है। तो पहला पेमेंट हमारा ऐसा आया था, दूसरे महीने में नहीं आया था, तीसरे महीने में कुछ इतना ही आया था, चौथे महीने में 10,000 के लगभग आया था, 5वें महीने में भी इतना ही आया था, फिर 12, 14, 18, 20, 25, 30, 40, 50, लॉकडाउन में हमारा 17,000 आया था, सबसे कम नहीं चल रहा था। तो ऐसे ही है, 50+ है। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो उतना मुझे मिल रहा है जिससे मुझे संतुष्टि है और कोई बात नहीं है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अपना इस तरह से हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। और बेटी की शादी थी, उसके 1 महीना पहले मुझे अच्छा आया था। इस बात से मैं यह आप सभी से निवेदित करूंगा, यह संदर्भ, कि जब आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी ऊपर वाला दे देगा।